ऐसे 705 देखते हैं मैटर्स जो अफेक्ट करती है ऑडिटर के ओपिनियन को। इसमें क्या आता है, तो हम लोग 3 रिपोर्ट दे सकते हैं। एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है, एक डिस्क्लेमर होता है और एक एडवर्स होता है। ये 3 हम लोग ओपिनियन देते हैं ऑडिटर्स। लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप, जब भी हमको लगता है या तो डिसएग्रीमेंट होता है विद द मैनेजमेंट, तब हमको क्या चेक करना पड़ता है कि मटीरियलिटी है और परवेजिव एविडेंस नहीं होता। मतलब मटीरियलिटी होती है और परवेजिव एविडेंस नहीं होता, तब हम लोग क्या देते हैं, क्वालिफाइड देते हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप यानी हमारे स्कोप के ऊपर लिमिटेशंस डाली जाती है। डिसएग्रीमेंट किया जाता है, डिसएग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट के साथ, यानी हम कुछ बोल रहे हैं और मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट के साथ। मटीरियल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मटीरियल होनी चाहिए, लेकिन परवेजिव नहीं होनी चाहिए। परवेजिव यानी कि जो अफेक्ट ना करती हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब इन शॉर्ट बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। वैसी अगर है सिचुएशंस तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। डिस्क्लेमर्स के अंदर क्या है, तो लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप डाली जा रही है, मटीरियलिटी है ना, परवेजिव है। परवेजिव का मतलब जो अफेक्ट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को। एडवर्स में क्या आएगा, तो एडवर्स के अंदर डिसएग्रीमेंट हो रहा है मैनेजमेंट के साथ, मटीरियल भी है एंड परवेजिव भी है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 700 रिवाइज के हिसाब से देखते हैं। जब ओपिनियन फॉर्म करना है, ओपिनियन एंड रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये इसका नाम है। डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि किस फॉर्म में ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा। ये डील करता है फॉर्म एंड द कंटेंट्स, क्या फॉर्म रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा ऑडिटर्स के रिपोर्ट को लेकर, जो कि इश्यूड किया जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिक्वायर्ड ऑफ दिस एसे इज एम्ड, रिक्वायरमेंट जो होती है इस ऐसे की, वो एम करता है, एड्रेस करता है अप्रोप्रिएट बैलेंस किसके बिटवीन में, कंसिस्टेंसीज एंड कंपेरेबिलिटीज इन द ऑडिट रिपोर्ट्स के बिटवीन में, ग्लोबली, एंड नीड टू इंक्रीज, और इसके अंदर इंक्रीज किया जाता है वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग। जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्टिंग बाय मेकिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट्स मोर रिलेवेंट टू द यूजर्स। जो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो ज़्यादा रिलेवेंट होगी किसके लिए, यूजर्स के लिए। ऐसे इस प्रमोट करता है कंसिस्टेंसीज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके अंदर नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसके अंदर ज़रूर है फ्लेक्सिबिलिटी की, ताकि एक कमांड की जाए पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इंडिविजुअल जुडिक्शंस के अंदर। व्हेन द ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो वो इन अकॉर्डेंस विद द एसेस होता है। प्रमोट्स द क्रेडिबिलिटीज़ को प्रमोट करता है ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर, बाय मेकिंग द रेडिली आइडेंटिफाइबल दोज ऑडिट्स दैट नीड टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को पालन करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं कि नहीं वो बताया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट, ये प्रमोट करता है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइड करने के लिए अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस जो कि अकर्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट ऐसे 700 रिवाइज्ड के हिसाब से, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि बेस्ड करता है ऑन इवेल्युएशंस ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन करे हैं उसके कंक्लूजन्स के बेसिस के ऊपर फॉर्म किया गया है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक्सप्रेस करना है क्लियरली ओपिनियन थ्रू द राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस करके बताना है हमको हमारा ओपिनियन। टू फॉर्म द ओपिनियन ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर फॉर्म जब करता है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर के सारे मटेरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किए गए हैं ना, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, है ना। इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर कंक्लूड करता है टू वेदर द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन, क्या ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है रीजनेबल अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर एज अ होल, क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, फ्रॉड से हो सकती है, तो एरर से हो सकती है। कंक्लूजन्स क्या होगा, तो क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो है क्या वो मटीरियल है, इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट पे। इवैल्यूएशंस भी देखना है इसके अंदर, इवैल्यूएट करके देखना है। इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, कैसे इवैल्यूएट करता है ऑडिटर,
ऑडिटर इवेल्युएट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब जो भी प्रिपेयर किए गए हैं क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हैं। इवेल्युएशंस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को किया जाएगा, एंटिटीज़ की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया जाता है। इंडिकेट करता है ये पॉसिबल बायसनेस इन द मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट जो मैनेजमेंट लगा है क्या उसमें उसने बायस्ड होके तो जजमेंट नहीं दिए है ना, वो सब देखता है यहाँ पर। कौन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। मैनेजमेंट मेक द नंबर्स ऑफ द जजमेंट, मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लगाता है किसके रिलेशंस में, अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेशंस में। ऐसे 260 रिवाइज जिसके अंदर डिस्कस किया गया है क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंसिडर करते हुए ऑडिटर जो है वो अवेयर रहता है पॉसिबल बायसनेस ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट के, मैनेजमेंट जजमेंट बायस तो नहीं है ना, उसके लिए अंदर वो अवेयर रहता है। द ऑडिटर में कंक्लूड, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि कम्युलेटिव इफेक्ट जो होती है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद द इफेक्ट्स ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, यानी जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं इसकी क्या इफेक्ट होगी, कॉस्ट क्या करेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के ऊपर, क्या वो मटीरियली मिसस्टेटमेंट रहेंगे, ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी रहेगी, इंक्लूड द फॉलोइंग, लैक ऑफ द न्यूट्रलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग, लैक ऑफ द न्यूट्रलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो select the corrections of the misstatement brought to the management attention during the audit, selective corrections of the misstatement यानी selective corrected misstatement जो मैनेजमेंट के अटेंशन के अंदर ऑडिटर लाता है। वैसा एग्जांपल देखें तो correcting the misstatement with the effects of increasing reported earnings, यानी करेक्ट किया गया है मिसस्टेटमेंट्स जिसकी इफेक्ट क्या होगी, जिसकी इफेक्ट हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है रिपोर्टेड अर्निंग बट नॉट करेक्टेड द मिसस्टेटमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बायस्ड रह रहा है, मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं रह रहा है, मैनेजमेंट वही करेक्शन कर रहा है जिससे उसकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, मैनेजमेंट वो करेक्शन नहीं कर रहा है जिससे डिक्रीज हो रही है उसकी रिपोर्टेड अर्निंग, तो वैसा नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट को बायस्ड नहीं रहना चाहिए। पॉसिबल मैनेजमेंट बायस्ड इन द मार्क इन मेकिंग ऑफ द अकाउंट एस्टिमेट्स, अकाउंट के एस्टिमेट्स के अंदर मैनेजमेंट बायस्ड रह सकता है। ये सारा क्या था हमारा, ये सारा हमारा इंडिकेटर्स थे कि लैक है न्यूट्रलिटी का। ऐसे 540 एड्रेस करता है पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस को, मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यहाँ पर इंडिकेटर्स कैसे हमको मिलेंगे, तो पॉसिबल मिस मैनेजमेंट बायसनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग द कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दे में हाउएवर, ये अफेक्ट करता है ऑडिटर के इवेल्युएशंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे के पूरे क्या वो फ्री हैं फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। स्पेसिफिक इवेल्युएशंस बाय द ऑडिटर, क्या स्पेसिफिक इवेल्युएशंस होते हैं ऑडिटर के पास, ऑडिटर क्या स्पेसिफिक इवेल्युएट करता है, इन पर्टिकुलर ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर, ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को जो कि सिलेक्ट की गई है एंड अप्लाइड की गई है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सिलेक्ट एंड अप्लाइड की गई है क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की जा रही है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड क्या वो अप्रोप्रिएट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो भी हैं क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय द मैनेजमेंट, क्या अकाउंटिंग जो एस्टिमेट्स है मैनेजमेंट के द्वारा क्या वो रीजनेबल है, इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की जा रही है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो रिलेवेंट एंड कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है एडिक्वेट डिस्क्लोजर एनेबल करने के लिए इंटेंडेड यूजर्स को कि अंडरस्टैंड कीजिए कि इसकी इफेक्ट क्या होगी मटीरियल ट्रांजेक्शन्स इवेंट ऑन द इंफॉर्मेशंस कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है एडिक्वेट डिस्क्लोजर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं क्या जिससे अंडरस्टैंड हो पाए यूजर्स को कि इफेक्ट क्या हो रही है मटीरियल ट्रांजेक्शन्स की इवेंट की ऑन द इंफॉर्मेशन जो भी कन्वेट की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। टर्मिनोलॉजी जो भी यूज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, टाइटल्स ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए गए हैं क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, द इवेल्युएशंस मैंशन अबव, जो इवेल्युएशन सबको ऊपर दिए गए थे 1.3 एंड 1.4 के अंदर, ये जो 1.3 और 1.4 के अंदर दिए गए थे
इसके हिसाब से देखना है हमको। सेल इंक्लूड द इवेल्युएशंस बाय द ऑडिटर, इसके अंदर इंक्लूड करना है इवेल्युएशंस ऑडिटर का एज वेदर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो अचीव कर रहे हैं फेयर प्रेजेंटेशंस विच शैल इंक्लूड द कंसिडरेशंस ऑफ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशंस देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, कंटेंट देखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है नोट्स, रिलेटिंग टू द नोट्स रिप्रेजेंट अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस देखे जाते हैं, इवेंट्स देखे जाते हैं इन अ मैनर दैट अचीव्स द फेयर प्रेजेंटेशंस, इन अ मैनर दैट अचीव्स द फेयर प्रेजेंटेशंस, उस मैनर में कि जिससे अचीव हो जाए फेयर प्रेजेंटेशंस। वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंक्लूड किए गए हैं इन दिन जो वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या उसके अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं रिलेटेड नोट्स को, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स को, इवेंट्स को, उस मैनर के अंदर जिससे अचीव हो जाए फेयर प्रेजेंटेशंस। द ऑडिटर सेल इवेल्युएट, ऑडिटर इवेल्युएट करता है वेदर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली रेफर कर रहे हैं या तो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं एप्लीकेबल FRF से। डेफिनेशंस देखते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर किए गए इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होते हैं, तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं मीट करने के लिए कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होता है वाइड रेंज ऑफ द यूजर्स के लिए। क्या कॉमन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फिर से देखते हैं क्या होता है। यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि डिज़ाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है मीट करने के लिए कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी एक कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मीट करने के लिए ये फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया जाता है। नीड अ वाइड रेंज ऑफ द यूज़र, ये वाइड रेंज ऑफ द यूजर्स के लिए काम में आता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है, मे बी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, यानी हो सकता है कि वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो या तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये यूज किया जाता है रेफर करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स द कंप्लायंस, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये यूज किया जाता है। ये कब यूज किया जाता है, जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स करता है कंप्लायंस, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर कंप्लायंस होता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क्स को लेकर, एंड जो एंड वो एक्नॉलेज करता है एक्सप्लिसिट या तो इम्प्लिसिट, या तो एक्सप्लिसिट होगा या तो इम्प्लिसिट होगा अचीव करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फेयरली प्रेजेंट किए गए हैं ना, वो एक्नॉलेज किया जाता है एक्सप्लिसिटली या तो इम्प्लिसिटली। इट मे बी नेसेसरी, ये नेसेसरी है फॉर द मैनेजमेंट के वो प्रोवाइड करेगा डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, यानी कि यहाँ पर अगर ज़्यादा डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट ज़्यादा डिस्क्लोजर देगा जो कि फ्रेमवर्क के अंदर नहीं रिक्वायर्ड है, तब भी मैनेजमेंट ज़्यादा डिस्क्लोजर दे के यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। एक्नॉलेज करेगा एक्सप्लिसिट दैट इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, यहाँ पर बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि उसने ज़्यादा अपने आगे चल के फ्रेमवर्क से आगे बढ़ के उसने काम किया है ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच डिपार्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू नेसेसरी ओनली एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, और ये जो डिपार्चर्स हैं मतलब ये जो मैनेजमेंट आगे चल के ने डिस्क्लोजर्स दे रहा है ये कब नेसेसरी होता है, जब एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं तभी, वरना तो जितना फ्रेमवर्क के हिसाब से है उतना ही आप डिस्क्लोज कीजिए। द टर्म कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज किया जाता है रेफर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो रिक्वायर्ड करता है कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, के फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर जो भी कंप्लायंस दिए गए हैं वो सारे कंप्लायंस को क्या किया गया है फुलफिल किया गया है। ये यूज किया जाता है रेफर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क बट डस नॉट कंटेन, यहाँ पर कंटेन नहीं किया जाता कोई भी एक्नॉलेजमेंट जो कि ऊपर दी गई थी, कि ऐसा कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं किया जाता जो भी ऊपर 2 पॉइंट दिए गए थे वैसे। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, जब ऑडिटर कंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए गए हैं
इन ऑल द मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि वो सारे मटेरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर है और इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनमॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन कैसे फॉर्म करता है ऑडिटर ओपिनियन? तो ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए वो सारे मटेरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर है और वो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है। मॉडिफाइंग ओपिनियन इफ़ द ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर कैसे मॉडिफाइड करता है ओपिनियन? ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस जो भी उसने ऑब्टेन किए गए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे हैं वो फ्री नहीं है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, या तो इज़ अनएबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो अनएबल है मतलब वो ले नहीं पाया है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिससे वो कंक्लूड कर पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे हैं वो फ्री हैं फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ये दोनों सिचुएशंस अगर होती है, कहाँ तो ए हो सकती है कहाँ तो बी हो सकती है, उसकी वजह से ऑडिटर क्या देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। द ऑडिटर सेल मॉडिफाइड, ऑडिटर मॉडिफाइड करेगा उसका ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस 705 के हिसाब से ऑडिटर मॉडिफाइड करेगा उसका ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट कैसे होती है? तो ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न के अंदर होती है। 700 रिक्वायर्ड करता है कि उसको स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर होना चाहिए। इंटेंट करता है असिस्ट करने के लिए कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ज़्यादा रीजनेबली where audit is conducted in accordance with the relevant standards on the auditing के जो ऑडिट कंडक्ट किया गया है वो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटिंग के बेसिस के ऊपर ही किया गया है। ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिटर रिपोर्ट्स फॉर ऑडिट कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे के हिसाब से जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो टाइटल आता है, एड्रेस आता है, ऑडिटर्स का ओपिनियन आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, गोइंग कंसर्न आता है, की ऑडिट मैटर्स आता है, अदर मैटर्स आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोकेशंस ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती है। एक एक करके देखते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हमको नीचे दिए गए। टाइटल के अंदर क्या आता है? तो ऑडिटर रिपोर्ट शेल है, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर होना ही चाहिए टाइटल जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो रिपोर्ट है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट डिस्टिंग्यूस्ड, ये डिस्टिंग्यूश करता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है फ्रॉम द रिपोर्ट इश्यूड बाय द अदर, कोई दूसरे ने इश्यू की गई रिपोर्ट नहीं है, ये उससे अलग बताता है कि यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। एड्रेस क्या होता है? तो ऑडिटर रिपोर्ट करता है शेल एड्रेस, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है उस वो किसी ना किसी को एड्रेस कर रहा होगा, मतलब किसी ना किसी के लिए बना रहा होगा। एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस के बेसिस के ऊपर ये एड्रेस किया जाता है कि किसके लिए है ये। ऑफ द एंगेजमेंट, लॉ रेगुलेशंस या तो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, लॉ रेगुलेशंस या तो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट जो होता है वो स्पेसिफाइड करता है टू हुम द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज टू बी एड्रेस। लॉ रेगुलेशंस एंड टर्म्स के बेसिस के ऊपर हम ये बता पाते हैं कि जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो किसको एड्रेस कर रही है। ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस, ऑडिटर की रिपोर्ट नॉर्मली एड्रेस करती है दोज फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उसको ये एड्रेस करती है। ऑफ्टेन आइदर टू द शेयर होल्डर, या तो हो सकता है वो शेयर होल्डर को एड्रेस कर रही हो, या तो हो सकता है दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटीज़ को एड्रेस कर रही हो जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया गया है। इन केस ऑफ द कंपनी के केस में जो रिपोर्ट होती है वो एड्रेस की जाती है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। मेशर्स स्मार्ट एंड एसोसिएट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, हॉट मेल्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर दे दिया गया है 21-22। हाउ विल द ऑडिटर एड्रेस, कैसे ऑडिटर एड्रेस करेगा उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी इश्यूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ऑल्सो गिव द टाइटल टू द रिपोर्ट, और टाइटल क्या होगा रिपोर्ट का? तो टाइटल होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स, और एड्रेस के अंदर लिखा जाएगा टू द मेंबर्स ऑफ द हार्ट मिल लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। रिचा इंटरनेशनल इज अ पार्टनरशिप फर्म जो कि डील कर रही है इन द एक्सपोर्ट ऑफ द ब्लैंकेट को वो एक्सपोर्ट कर रही है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स आर रिचा एंड आशीष, 2 पार्टनर्स है। एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द फर्म एड्रेस करेगा ऑडिट रिपोर्ट को। तो सॉल्यूशंस के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये टाइटल हो गया। एड्रेस में क्या आएगा? टू द पार्टनर्स ऑफ द रिचा इंटरनेशनल्स। ऑडिटर्स ओपिनियंस, ऑडिटर ओपिनियंस थर्ड आ गया। इसके अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑडिटर का ओपिनियन एंड शेल हैव द हेडिंग ओपिनियन, और इसको हेडिंग किसके अंदर डाला जाता है? ओपिनियन के हेडिंग के अंदर डाला जाता है। तो ओपिनियन सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो, इसके अंदर और क्या होता है?
है। तो आइडेंटिफाइड करना एंटिटीज़ जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया गया है, स्टेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ऑडिट किया गया है। आइडेंटिफाइड करना टाइटल हर स्टेटमेंट्स का कंपेयरिंग कंप्राइजिंग द ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी टाइटल बताना है ईच स्टेटमेंट्स का। रेफर करना है नोट्स को जो भी इंक्लूडिंग द समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स को रेफर करना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उसकी समरी यहाँ पर इंक्लूड होती है। एंड स्पेसिफाइड करना है डेट ऑफ या तो पीरियड जो भी कवर्ड किया गया है, मतलब किस डेट का और किस पीरियड का आपने ऑडिट किया गया है। ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब किस डेट का और किस पीरियड का आपने ऑडिट किया गया है वो भी यहाँ पर आता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन देखते हैं तो व्हेन जब एक्सप्रेस किया जाता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर का ओपिनियन शेल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय मतलब ऑडिटर का ओपिनियन कैसा होना चाहिए, जब भी लॉ रेगुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं करता तब उसको यूज़ करना पड़ेगा फॉलोइंग फ्रेजेस। कौन से फ्रेजेस होंगे ये, एज रिगार्डेड बीइंग इक्विवेलेंट के इन अवर ओपिनियन, क्या फ्रेजेस होंगे यहाँ पर, इन अवर ओपिनियन हमारे ओपिनियन में। द एकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स, सारे मटीरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद लिखते जाना है इन अकॉर्डेंस विथ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो इन आर ओपिनियन, ये सब कब लिखेंगे हम लोग, जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो ओपिनियन के हेड के अंदर हम लोग स्टार्टिंग इससे करेंगे। इन आर ओपिनियन, सेकंड के अंदर देखते हैं बी के अंदर, इन आर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ, यहाँ पर फिर टेस्ट यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा, इन अकॉर्डेंस विथ द एप्लीकेबल एफ आर एफ के हिसाब से है। द फ्रेजेस present fairly in all material respects and given and give a true and the fair views are regarded being equivalent, ये दोनों equivalent ही term है, यानी दोनों एक ही है। when the auditor express an unmodified opinion, जब भी auditor express करता है unmodified opinion, it is not appropriate to use the phrases, यहाँ पर वो ये फ्रेज यूज़ नहीं कर सकता जब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो कौन सा फ्रेज है वो, विथ द फोर गोइंग एक्सप्लेनेशंस, ये फ्रेज वो यूज़ नहीं कर सकता। या तो सब्जेक्ट टू इन रिलेशन टू द ओपिनियन एज दिस सजेस्ट द कंडीशनल ओपिनियन, मतलब यहाँ पर ये अगर फ्रेज वो यूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सजेस्ट करता है कि कोई कंडीशनल ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर। या तो वीकनिंग और मॉडिफाइंग ऑफ द ओपिनियन, या तो ऐसा लगेगा कि वो ऑडिटर अपने ओपिनियन के अंदर वीक है, या तो ऑडिटर मॉडिफाइड करना चाह रहा है अपने ओपिनियन को, वैसा लगेगा, इसलिए वहाँ पर वो दो फ्रेज यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे फ्रेज यूज़ नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं, मेसर्स अमिताभ एंड एसोसिएट्स आर statutory auditor of Ringstone Limited, which is a company engaged in the business of the manufacturing of the pen drive बनाती है। The auditor has stated drafting the audit report for the financial year 21-22, CA अमिताभ the engaging partner is of the view, वो इस व्यू के अंदर है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिंग स्टोन लिमिटेड का वो प्रेजेंट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू। गिव द ड्राफ्ट ऑफ द ओपिनियन पैराग्राफ, ड्राफ्ट बताइए ओपिनियन पैराग्राफ का ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन पैराग्राफ कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिंगस्टोन लिमिटेड विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31/3/2022 and the statement of the profit and loss account and the notes to the financial statement including the summary of the significant accounting policies and other explanatory informations। यहाँ तक का हमारा पैराग्राफ आएगा। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशंस एंड अकॉर्डेंस विद द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, यहाँ पर पहले ऊपर क्या था ओपिनियन के अंदर कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिंगस्टोन लिमिटेड का है जिसके अंदर बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नोट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, नोट्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, हमने उसका क्या किया है, ऑडिट किया गया है रिंगस्टोन लिमिटेड का, उसमें ये चीज़ें थी, हमने इनका ऑडिट किया है। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के अंदर, एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन, हमारे ओपिनियन के अंदर और हमारे
बेस्ट ऑफ हमारे इन्फॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए एंड इन अकॉर्डेंस टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, और जो भी एक्सप्लेनेशन हमको मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए दी एफोर सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर बताए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/3/2022 का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स और ये सब जो भी हमने बताए गए हैं, ये जो भी हमने बताए गए हैं, गिविंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है एक्ट के अंदर और जो भी मैनर के अंदर रिक्वायर्ड की गई है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं इन कन्फॉर्मिटीज़ विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बने गए हैं, वो ऐसा हमको कन्फर्मिटी दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रहे हैं। जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसके बेसिस के ऊपर बने हैं, ऐसा हमको ट्रू एंड फेयर व्यूज़ वो दे रहे हैं। ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज एज at 31/3/2022 and the profit and loss account for the year ending on the date, मतलब ऑन दैट डेट, मतलब हमने बता दिया कि ये जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमने ऑडिट किए गए हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया के अंदर जो भी फॉलो किए गए हैं उसके हिसाब से हैं। वैसे करके हम यहाँ पर ओपिनियन देंगे। बेसिस ऑफ द ओपिनियन, अब ये जो ओपिनियन ड्राफ्ट किया हमने इसका कोई बेसिस भी तो होगा, किस बेसिस पे हम लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रहे हैं। तो बेसिस ऑफ ओपिनियंस के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है सेक्शंस जो कि डायरेक्ट करेगा फॉलोइंग ओपिनियन सेक्शंस, ओपिनियन सेक्शंस के नीचे आएगा ये विथ द हेडिंग बेसिस ऑफ ओपिनियन। इसका हेडिंग क्या होगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? स्टेट करना है कि जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंडक्ट किया गया है। रेफर करेगा सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर सेक्शंस भी बताया जाएगा, रेफर किया जाएगा सेक्शन जहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब की गई है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब की गई है किसके अंडर में? एसएस के अंडर में, वो बताया जाएगा। इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट्स दैट द ऑडिटर्स इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है स्टेटमेंट, वहाँ पर बताया जाता है कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है एंटिटीज से इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अकॉर्डेंस में? रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डेंस में रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड हैज़ फुलफिल द ऑडिटर्स अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर ने फुलफिल की गई है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो भी उसकी थी वो सारी उसने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल किया गया है इन अकॉर्डेंस विद दिस रिक्वायरमेंट। स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किया गया है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन, और उसके बेसिस पे ही ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बनाया है। Thus, the basis for the opinion sections provide the important context about the auditor opinion। जो basis for the opinion section है, इसी वजह से तो वो important context बताता है, मतलब important चीज़ें बताता है about the auditor opinion, के ऑडिटर ने कैसे उसका ओपिनियन ड्राफ्ट किया गया है वो बताता है वो वहाँ पर। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। Mesher Kite Wright and Associates are the statutory auditor of the Prime Deluxe Limited for the financial year 21-22. At the time of finalizing the audit report, one of the engagement team member, Mr. Robin, उसने पूछा, क्या पूछा एंगेजमेंट पार्टनर को, सीए काइट को, कि as to what all should be included in the basis of opinion paragraph। सीए काइट ये पूछ रहा है, सीए काइट एज टू व्हाट शुड इंक्लूड, सीए काइट ये पूछ रहा है कि क्या इंक्लूड होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ के अंदर। तो एंगेजमेंट पार्टनर सीए काइट, एंगेजमेंट पार्टनर जो है सीए काइट, वो एक्सप्लेन कर रहा है टीम को, कि टीम को एक्सप्लेन कर रहा है इन डिटेल के अंदर, एंड आस्क कर रहा है मिस्टर रॉबिन को टू ड्राफ्ट सच सेक्शंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द प्राइम डीलक्स लिमिटेड। वो क्या कर रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर जो है सीए काइट, वो एक्सप्लेन कर रहा है टीम को इन डिटेल्स के अंदर, एंड वो बोल रहा है, आस्क कर रहा है मिस्टर रॉबिन को बोल रहा है कि आप ड्राफ्ट कीजिए सेक्शंस जो कि ऑडिटर रिपोर्ट का होता है ऑफ द प्राइम डीलक्स लिमिटेड का। हेल्प मिस्टर रॉबिन को हेल्प कीजिए ड्राफ्ट करने के लिए। बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर द ओपिनियन के अंदर क्या आता है? वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमने कंडक्ट किया है
ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एथिक्स के हिसाब से किया है स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143(10) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि स्पेसिफाइड किया गया है कहाँ पर 143(10) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंड करना है। दो स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शंस इन आर रिपोर्ट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ये फर्दर डिस्क्राइब्ड किए गए हैं ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन, जो कि ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शंस के अंदर है ऑफ आर रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट के अंदर हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द, हम जो है इंडिपेंडेंट है कंपनी से इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ द एथिक्स इश्यूड बाय दिस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है कंपनी से, किसके अकॉर्डेंस में, विद द कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डेंस में, जो कि इश्यूड किया गया है ICAI ने, टुगेदर विद द एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ जो कि रिलेवेंट है टू आर ऑडिट एंड टुगेदर विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, और जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है वो भी रिलेवेंट है टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रूरी होती है और हमारे ऑडिट के लिए ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके प्रोविजंस के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंदर, एंड जो भी रूल्स किए गए हैं अंडर उसके हिसाब से। एंड वी हैव फुलफिल्ड, एंड हमने फुलफिल्ड की गई है आर अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हमने फुलफिल किया गया है इन अकॉर्डेंस विद दिस रिक्वायरमेंट एंड द कोड ऑफ द एथिक्स। वी बिलीव्स दैट, हम ये बिलीव करते हैं कि जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर आर ओपिनियन। हमारे ओपिनियन को बेस करने के लिए, हमारा ओपिनियन जो है वो बेस्ड किया गया है किसके ऊपर, ये जो भी ऑब्टेन किया गया है हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, इसके ऊपर। गोइंग कंसर्न्स देखते हैं, वेर एप्लीकेबल, जब भी एप्लीकेबल होता है ऑडिटर रिपोर्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 के हिसाब से रिवाइज्ड अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं अजम्पशंस के बेसिस पे कि जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न में, मतलब एंटिटी अजू चलेगी, मतलब बहुत आगे तक एंटिटी रन करेगी, एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस, और वो उसका ऑपरेशंस फोरसीएबल फ्यूचर तक का रखेगी, मतलब आने वाले फ्यूचर तक वो चलती रहेगी। वैसा होता है यहाँ पर। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग के बेस पर, अनलेस जब तक मैनेजमेंट ये इंटेंट नहीं करता, यानी मैनेजमेंट ये चाहता नहीं है कि लिक्विडेशंस कर देनी है एंटिटी को, मतलब एंटिटी को बंद कर देनी है, या तो सीज कर देना है उसके ऑपरेशंस को, या तो कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, रियलिस्टिक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसके अलावा, मतलब बंद करने के अलावा या तो सीज करने के अलावा ऑपरेशंस को कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है मैनेजमेंट के पास। बट टू डू सो व्हेन द यूज़ ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज़ अप्रोप्रिएट, जब भी यूज किया जाता है गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंट का अप्रोप्रिएट, असेट्स एंड द लायबिलिटीज़ जो होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है किस बेसिस के ऊपर के एंटिटी एबिलिटी टू रियलाइज इट्स असेट, एंटिटी की एबिलिटी है, मतलब एंटिटी इतनी सक्षम है कि वो रियलाइज कर लेगी उसकी असेट्स को, एंड उसकी जो भी लायबिलिटीज़ है उसको डिस्चार्ज कर देगी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर, मतलब जैसे बुक्स के अंदर दिख रही है वैसे ही वो उतनी ही रियलाइजेबल वैल्यू तो उसकी होगी ही होगी, मतलब इतनी असेट्स तो एंटिटी रियलाइज कर लेगी और डिस्चार्ज कर देगी उसकी लायबिलिटीज़ को, मतलब लायबिलिटीज़ को पे कर देगी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर जैसे डीलिंग होती है वैसे ही। The auditor shall evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained। ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि sufficient appropriate audit evidence उसको मिला है किसके रिगार्डिंग में, shall conclude on the appropriateness के रिगार्डिंग में of the management use of the going concern, के मैनेजमेंट का यूज़ गोइंग कंसर्न को लेकर कैसा है, of the accounting in preparations of the financial statement, जब भी वो प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, based on the audit evidence obtained, जो भी ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन करेगा उसके बेसिस के ऊपर ऑडिटर कंक्लूड करता है वेदर के जो ऑडिटर्स का
वेदर इन ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशंस, ऐसे इवेंट या तो कंडीशंस को लेकर इंडिविजुअली या तो कलेक्टिवली में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट कि ये डाउट क्रिएट करेगी, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करेगी एंटिटीज़ की एबिलिटी को कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंटिटी की एबिलिटी को लेकर कि एंटिटी क्या गोइंग कंसर्न रहेगी, यानी एंटिटी फ्यूचर में ऑपरेट कर पाएगी, वर्क कर पाएगी। ऐसा सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट होता है, ऑडिटर जजमेंट लगाता है कि ऐसी कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, या तो इवेंट या तो कंडीशंस है इंडिविजुअली कलेक्टिबिलिटी जिससे सिग्निफिकेंट डाउट आ जाए कि एंटिटी की एबिलिटी कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। अब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, जब भी मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट कि उसकी कितने मैग्नीट्यूड तक मतलब कितने दायरे तक उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी, एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस और कितना उसका अकरेंस का लाइकलीहुड है मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर होगी, यानी होगी वो। द ऑडिटर्स जजमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स ऑफ द नेचर्स एंड द implications of the uncertainty is necessary for ऑडिटर का जजमेंट डिस्क्लोजर्स, ऑडिटर्स का जजमेंट लगाकर ऑडिटर ये देखेगा कि अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी का ज़रूरी है किसके लिए, इन केस ऑफ द फेयर प्रेजेंटेशंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, द फेयर प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को दे रहा है उसके अंदर क्या फेयर प्रेजेंटेशंस किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इन केस ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस के अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, वो देखेगा। वो ये दो चीज़ देखकर वो देखेगा कि कितनी वो ये दो चीज़ देखकर अपना ऑडिटर जजमेंट अपना लगाकर देखेगा कि बराबर से डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं ना नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ के। की ऑडिट मैटर्स फॉर द ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जब ऑडिट हो रहा है कंप्लीट सेट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिस्टेड एंटिटीज़ का, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द SS 701 के हिसाब से। जब ऑडिटर अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ या तो रेगुलेशंस या तो decides to communicate the key audit matter in the auditor reports, the auditor shall do so in accordance with the SS 701, यानी कि जब भी ऑडिटर अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, रिक्वायर्ड जब लॉ के हिसाब से ना हो या तो रेगुलेशंस के हिसाब से ना हो या तो डिसाइड टू कम्युनिकेट, जब भी वो डिसाइड कर रहा है कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर लॉ ने बोला नहीं है कि आप की ऑडिट मैटर मत बताइए तो आपको नहीं बताना है, लेकिन अगर लॉ रेगुलेशंस ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर की ऑडिट मैटर नाक सकता है SS 701 के हिसाब से। लॉ रेगुलेशंस में रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, जब लॉ रेगुलेशंस ही बोल दे कि आपको कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर फॉर द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज अदर देन द लिस्टेड एंटिटीज, तो हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एंटिटी कैरेक्टराइज्ड इन सच लॉ या तो रेगुलेशंस एज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़, जो भी एंटिटीज़ जो लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट की एंटिटीज़ है उसके अंदर ऑडिटर को की ऑडिट मैटर नाखना पड़ता है। The auditors may also decide to communicate the key audit matter for the other entities, ऑडिटर डिसाइड करेगा कम्युनिकेट करने के लिए की ऑडिट मैटर अदर एंटिटीज़ के लिए। इसके अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है कि वो एंटिटीज़ जो सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, फॉर एग्जांपल के तौर पर पब्लिक एट लार्ज एंड वाइड रेंज ऑफ द स्टेक होल्डर, जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज है मतलब बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व है, और जहाँ पर वाइड रेंज ऑफ द स्टेक होल्डर है, एंड कंसिडरिंग द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, और नेचर ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से भी की ऑडिटर की ऑडिट मैटर नाक सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंटिटीज़ में इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंटिटीज़ जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंपनीज हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, इनको इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एंड अदर एंटिटीज सच एस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और अदर एंटिटीज कौन सी हो सकती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वाली एंटिटीज हो सकती है। यहाँ पर ऑडिटर अपना की ऑडिट मैटर नाखेगा क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज है, वाइड रेंज ऑफ द स्टेक होल्डर्स है, और नेचर साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से वो कर सकता है ये।